वॉरेन बफे जैसा आदमी आपके लिए दुनिया भर में सेमिनार कर रहा है कि अब भारत का मोमेंट है। इसराइल का ईरान पर फिजाई हमला किया गया है, जोहरी और फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में कई धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। जहां भी मिडल ईस्ट में न्यूक्लियर पर काम होगा, अमेरिका और इसराइल उसको बंद करवाएंगे, वो किसी भी तरीके से करवाएं। इसराइल की तोपों में कीड़े पड़ जाए, इसराइल गारत हो जाए, अल्लाह इसराइल का बेड़ा गर्क करे, हम ये दुआएं मांगने वाले लोग हैं। हम हमारे बारे में कहते हैं कि हम वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे को हथियारों से मारते हैं और दुश्मनों को बद्दुआओं से मारते हैं। 1400 साल के बाद, अगर हम उससे पीछे भी चले जाएं, 1300 साल 1400 साल के बाद ये पहला मौका है कि भारत में, दिल्ली में कोई ऐसी हुकूमत आई है जो अखंड भारत बनाना चाहती है। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। ईरान की पास्ताराना इनकलाब के सरबराह कमांडर हुसैन सलामी की शहादत की तस्दीक भी हो चुकी, जबकि ईरान जोहरी प्रोग्राम के सरबराह और सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली शमखानी की शहादत के तलाक भी सामने आ लगी। इससे आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए बड़ी मसाइल पैदा हो जाएंगे। हमारे आर्मी चीफ अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और अमेरिकी जर्नैल आजकल हमारी बड़ी तारीफें करते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल नहीं हो जाएगी। गाना सुना है आपने, शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। फैज हामिद, आसिम मुनीर के पहले दो जियाउल हक और परवेज मुशर्रफ दो जनरल गेस्ट ऑफ ऑनर बन चुके हैं भाई अमेरिका में। और जब भी कोई पाकिस्तानी जनरल अमेरिका में गेस्ट ऑफ ऑनर बनता है किसी भी फंक्शन में, पाकिस्तान में खून बहता है। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि ईरान के पीछे जो इजराइल और अमेरिका पड़ा है, उसमें मुख्य रीज़न ये है कि उसको न्यूक्लियर शक्ति बनाने से पहले उसको रोकना है और उसके बाद टारगेट किया जाएगा पाकिस्तान को। मतलब अगर मान लीजिए अमेरिका और इजराइल इस टाइप के स्टेटमेंट मान लीजिए पास्ट में एक आध बार बोल चुके हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर उस स्टेटमेंट को बार बार दोहरा कर ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भाई ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर लाया जाएगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आर्मी का रूल चलता है और आर्मी की फेवर तभी आप करते हो जब कोई ना कोई थ्रेट बनी रहती है आपके ऊपर। और पाकिस्तान के ऊपर उनका आर्मी का एक एजेंडा है कि हमेशा एक थ्रेट बनाए रखो, चाहे वो इजराइल की हो, चाहे भारत की हो, चाहे अमेरिका की हो, कि भाई देखिए पाकिस्तान जो है ना खतरे में है। यहाँ पर भी यही बात हो रही है कि इजराइल के बाद, ईरान के बाद इजराइल और अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने वाले हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। लीबिया, शाम, इराक सब कीमत भुगत चुके जोहरी सलाहियत हासिल करने की ख्वाहिश की, और ये इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि इसराइल को इस खित्ते में कोई इस्लामी जोहरी या इस्लामी एटमी कुव्वत जो उसके इर्द गिर्द हो वो काबिल कबूल नहीं है। और जाहिर है तो जिसने भी इस तरह की कोशिश की उसने संगीन नताइज भुगते। दूसरा, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, इसराइल ये तो हैं ही इस हक में कि ईरान के पास जोहरी सलाहियत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो ईरान के इर्द गिर्द उसके अरब ममालिक हैं ये भी नहीं चाहते कि ईरान के पास कोई जोहरी सलाहियत हो या ईरान एटमी कुव्वत बने। तो लिहाजा सारों का इस बात पे इत्तफाक है कि ईरान को जोहरी सलाहियत हासिल इसके पास नहीं होनी चाहिए और इसको हासिल नहीं करनी चाहिए। एक ये भी बड़ा अलार्मिंग है। तीसरा, मामला सिर्फ गो के यूरेनियम का ही है, जोहरी सलाहियत का ही है, लेकिन इससे आगे भी चीज़ है कि अगर जोहरी सलाहियत रखता है ईरान, इस तरफ जाता है, तो फिर तो जाहिर है हमला होगा, फिर तो सारी चीज़ें इसको बाज रखने के लिए एक होगी। और ट्रंप साहब जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि वो पूरी दुनिया में अमन का कर रहे हैं और अमन के दाई बने हुए हैं और अमन की बात कर रहे हैं, तो वो फिर इस तरह करेंगे कि मैंने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है।
मैंने एक इंतहा पसंदों के हाथों जो एटमी कुव्वत है उससे लोगों को बचाया, पूरे खित्ते को बचाया है, और मैंने एक बड़ा अहम काम किया है और बड़ा कमाल का काम किया है, तो फिर वो इस तरफ चले जाएंगे। और अगर जोरी सलाहियत नहीं रखता ईरान, तो फिर ईरान क्या होगा? फिर इसराइल के लिए ईरान बन जाएगा फ़लस्तीन, शाम, इराक, उर्दन, यानी एक टर्न वाला। और फिर इस यहाँ बात रुकेगी नहीं, फिर अगला मरहला होगा ईरान से इस्लाम पसंदों का खात्मा और सो कॉल्ड मगरबी जमहूरियत लाना, और ईरान को इस काबिल कर देना कि वो ना खड़ा हो सके और ना बिल्कुल लेटा हुआ हो, बस बिल्कुल जिस तरह इराक है, जिस तरह शाम है, जिस तरह उर्दन है, जिस तरह लीबिया है, इसी तरह का ईरान फिर एक बना के इसराइल के सामने रखा जाएगा। पाकिस्तान को एतमाद में लिया जा रहा है, पाकिस्तान की सपोर्ट मांगी जा रही है, शायद पाकिस्तानी बेसिस की जरूरत पड़ जाए। ठीक है, आपको पता है कि इस टाइम जर्नैलों को अमेरिका ने ऐसे काबू किया हुआ है। एक बात याद रखनी है आपने, देयर आर नो फ्री लंचेस एज फार एज द यूएस इज कंसर्न्ड। अगर अमेरिका आपको इतना खुश रख रहा है, वैसे तो शहजाद अकबर ने दावा किया है कि जनरल आसिम मुनीर को एक रिटायर्ड जनरल ने अपनी प्राइवेट तकरीब के लिए बुलाया है, लेकिन अमेरिका के जो CIA के करीब लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद सेंटकॉम में उनकी मुलाकात वगैरह भी हो जाएगी, जो कि बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि कुरेला जो है वो बड़ी सिफारिशें उसकी डाल के गया है आसिम मुनीर की, तो ये मुमकिन है कि उसकी मुलाकातें हो जाएं। इट डजंट मैटर, मकसद हमने देखना है क्या है। जब एक जनरल को इतनी आओ भगत उसको दी जा रही होती है, जैसे मुशर्रफ को दिया जाता था, बड़ा प्रोटोकॉल मिलता था, रेड कार्पेट अमेरिका में उसको मिलता था। ठीक है, क्यों? वो अमेरिका की जंग लड़ रहा था, उसका फायदा किसको होता था? अमेरिका को। क्या पाकिस्तान को फायदा हुआ उस जंग का? हमें क्या मिला? दहशतगर्दी, तबाही, बर्बादी, 1-1.5 लाख लोग बंदा भी अपना मरवा लिया हमने सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो जाया कर दिए, बर्बाद कर दिए, हमारा पूरा माशरा तबाह हो गया, हमारे मादनियात से भरे हुए जो इलाके हैं वहां दहशतगर्दों ने कंट्रोल हासिल कर लिया। हमें तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका उसको सर आंखों पे बिठाता रहा 6-7 साल। आसिम मुनीर भी इसी किस्म का यूजफुल इडियट है। ये बार बार मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ध्यान में रखें। जैसे मुशर्रफ एक यूजफुल इडियट था, आसिम मुनीर भी एक ऐसा ही यूजफुल इडियट है अमेरिका के लिए। वो उसको इस्तेमाल करेंगे, जो जंगे हैं उनके लिए उसकी इतनी आवभगत करेंगे कि जब हम ईरान के लिए अड्डा मांगे तो वो इनकार नहीं करेगा। और अब तो वैसे भी इमरान खान जेल में इनकार करने वाला तो कोई है ही नहीं। अगर किसी वक्त खुदा ना खास्ता ईरान को परमानेंटली एटॉमिक सलाहियत से महरूम कर दिया गया, जितनी उसके पास है, तो फिर ये हमारे लिए भी एक वार्निंग साइन है, फिर वो हमें भी नहीं छोड़ेंगे। और ये आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो ईरान जो इसराइल को क्वालिटेटिव एज लेकर देना है मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट के एज पर हम बैठे हैं और हमें ये समझा जाता है कि हम अरबों के और मुसलमानों की एक ताकत हैं, अरबों के साथी हैं, अगर फारस के नहीं तो अरबों के तो हैं। तो वो इसराइल का जो क्वालिटेटिव एज है वो उनके ख्याल में मुतासिर होगा। और वो उसके लिए आएंगे, ये खतरा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लाजमी होगा, लेकिन देखिए जब कौमें अपना डिफेंस तैयार करती हैं तो वो दूसरे की नीयत नहीं है। बात हो रही थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट की। एक लम्हे के लिए सोचिए कि ये कौन दानिश्वर हैं जो आपको बताते फिर रहे हैं कि जी उनकी तो अब सुनता ही कोई नहीं, वो तो नियर रिटायरमेंट है, नए लोग आएंगे, उनके साथ बातचीत होगी, देखा जाएगा। ये जिन दो शख्सियात का मैंने तज़किरा किया ना, ये महज शख्सियात नहीं है, चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स। इनको तवील अरसा तक याद रखा जाएगा, कोट किया जाता रहेगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने तारीख का धारा मोड़ने की भरपूर कोशिश की और आइंदा भी जाते जाते करेंगे। ये कैसे मुमकिन है कि एक शख्स जिसने बचपन से ख्वाब देखा हो बहुत कुछ कर गुजरने का, रोंद डालने का, तबाह करने का, जैसे मैं अभी कह रहा था, तारीखी नौयत के इंतकाम लेने का, लेकिन हम बड़े इत्मीनान से इस पर बैठे सूटे लगा रहे हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं, वो तो रिटायर हो रहा है। वो जाने से पहले को बहुत बड़ी स्टेटमेंट देना चाहता है। अकल के अंधो, समझने की कोशिश करो। ये कैसे हो सकता है कि शिकस्त खुर्दगी के इस आलम में वो रिटायरमेंट का तौक गले में डाले और सारी उम्र के लिए जलील और रुसवा होता रहे? वो अपनी सी कोशिश करेगा कि नहीं करेगा? अब आप कह सकते हैं कि जी करेगा तो करने दो, हम भी वेले नहीं बैठे।
हम भी आगे से मसरूफ हैं। तो भाई अपेरेंटली ना तुम उस तरह से मसरूफ नजर आते हो और ना इस तरफ से। जब इस तरफ से मैं कहता हूं तो इसका मतलब है कौम को यकजा करना। तुम्हें आने वाले दिनों में इसकी अशद जरूरत होगी, फिर अपीलें करते फिरोगे, फिर मांगते फिरोगे, और इस दफा इस अपील का हशर वही होगा जो शहबाज शरीफ की मांगे तांगे की अपील का होता है कि मैं मांगने वाला तो नहीं हूं लेकिन मजबूरी है। इसलिए अक्ल के नौखुन लें और इन चंद दिनों को गनीमत जाने। इस स्टेट में आप मुझे बताइए, ये अगर गोलमेज कॉन्फ्रेंस भी कर ले, जिरगा भी कर ले, तो उसमें से क्या निकल कर आएगा? इन्होंने टीटीपी का नाम नहीं लेना, उसके खिलाफ बयान नहीं देना। जब तक ये बयान ना दे खुलकर टीटीपी के खिलाफ, जब तक वो ये ना कहें कि हम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, हम जहन्नुम के कुत्तों का नैरेटिव कबूल नहीं करते, जब तक ये खुल के ना कहें कि ये सारा फसाद इंडिया बर्पा कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जब तक ये खुल के ना कहें कि अफगान तालिबान मुनाफिकत और हरामीपन कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, तो समझ लें ये सब मुनाफिक हैं, झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं पाकिस्तान की रियासत और अवाम के साथ। इनकी मक्कारियों और धोखेबाजियों में मत आना। ये साफ इनके बयानात आने चाहिए और इनका अमल नजर आना चाहिए कि ये जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ रियासत पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अफगान तालिबान की सख्त सरजनिश और डांट टपट करने की जरूरत है। खुल के बयान दें कि हम अफगान तालिबान की ये मुनाफिकत कबूल नहीं करते। अफगान तालिबान बयान दें कि वो पाकिस्तान की रियासत के मौजूदा नक्शे को कबूल करते हैं, ड्यूरेंट लाइन को सरहद तस्लीम करते हैं और जहन्नुम के कुत्तों को खवारिज और काफिर समझते हैं। अगर अफगान तालिबान ये बात नहीं करते तो आप उनको उसी तरह दुश्मन ट्रीट करें जैसे इंडिया को ट्रीट कर रहे हैं आप। मुनाफिकत और मक्कारी और धोखेबाजी इसमें मत आ जाए उनकी लफाजी में, जो चक्कर मकर दे के आपको अल्फाज में उल्लू बना के भेज देते हैं कि हमसे एग्रीमेंट करते रहे तो हमारा ट्रेड होता रहे, तो हमारे जनाब पैसे देते रहे, हमारा ट्रांजिट ट्रेड भी चलेगा, हमारी रेलवे लाइन भी चलेगी, हमारे अंदर माइनिंग भी होगी, हमें सरमायाकारी भी आएगी, लेकिन हम पाकिस्तान तोड़ने के लिए जहन्नुम के कुत्ते भेजते रहेंगे, क्योंकि जिन इलाकों में हम भेज रहे हैं वो पाकिस्तान तो है ही नहीं, वो तो वैसे ही अफगानिस्तान है, लिहाजा हम पाकिस्तान के खिलाफ तो जंग ही नहीं कर रहे, हम तो अपने इलाके आजाद करा रहे हैं। ये मुनाफिकत पाकिस्तान के नेगोशिएटर्स को समझ नहीं आती और मोहसिन नकवी साहब को तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये नसीहत वक्त पे करनी जरूरी थी आपको पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, क्योंकि अब आप बिठा रहे हैं जिरगे, तो अच्छी तरह समझ लें। कबायली इलाकों के बड़ों को भी बुलाएं, उनसे पूछे कि एक दफा फैसला करोगे पाकिस्तान या जहन्नुम के कुत्ते खवारिज। अगर तुम चाहते हो कि खवारिज, तो हम पाकिस्तान आर्मी वहां से निकाल लेते हैं, हमें कोई जरूरत नहीं अपने शहजादे मरवाने की, अगर तुम लोग जहन्नुम के कुत्तों के साथ रहना चाहते हो तो। फिर देखो जहन्नुम के कुत्ते तुम्हारे साथ क्या करेंगे, लग पता जाएगा तुम लोगों को। फिर तुम पाकिस्तान आर्मी को पुकारोगे जैसे सवात के लोग पुकार रहे थे कि हमें आकर बचाओ। सबसे ज्यादा बदतरीन जालिम बदकार नस्ल है ये जहन्नुम के कुत्ते। ये घुसेंगे तुम्हारी बेटियां उठा के ले जाएंगे, तुम इनकार करोगे तुम्हें कत्ल कर देंगे। दोस्तों इस वक्त खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। ये एक दैट्स एन इम्पोर्टेंट एंड बिग थिंग। और इंडिया क्योंकि अब मार्केट कर सुनने में आ रहा है कि ये $600 मिलियन की डील है, दैट डिफरेंट इसके वो खबरें हैं इसके बारे में। और ये जो आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, ये आकाश प्राइम एक इसका वेरिएंट है जो कि अपग्रेड किया गया है, और ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो कि इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO बोलते हैं उसने किया है। और कोई लंबी रेंज नहीं है इसकी, 30 किलोमीटर है इसकी सीलिंग वो जिसे कहते हैं ना, और 60 kg का ये वॉरहेड लेके जा सकता है, और मल्टीपल टारगेट्स को कहते हैं ये साइमल्टेनियसली इंगेज कर सकता है। मोबाइल है फुली, और इट्स ऑन व्हील्स। अब ये जो आकाश प्राइम इन्होंने बनाया जिसका अपग्रेड वर्जन था, ये कहा जा रहा है कि ये ज़ीरो टेम्परेचर से 4,500 मीटर की बुलंदी तक भी एल्टीट्यूड पे भी जा सकता है। और ये एक इम्प्रूव्ड जो है ना वर्जन है, और ख़ास तौर पे इसकी इन्होंने इंडियन आर्मी एयर फोर्स जो है वो इसके ऊपर काफ़ी इन्होंने काम किया है, और उन्होंने इसको लद्दाख रीजन के अंदर भी इस्तेमाल किया है। ये जो सारी मुल्क के अंदर दहशतगर्दी है, हमारी मईशत की तबाही है, कश्मीर हमारे हाथ से निकल गया, बलूचिस्तान का सोना यहूदियों को फरोख्त कर दिया गया, स्टेट बैंक को बेच दिया गया, पाकिस्तान की रियासत के हाथ से निकल गया और स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर दिया गया।
कुलभूषण यादव को बचाने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट तक की गए, कानून साजी की कि कुलभूषण यादव को बचाया जाए, जिसने ट्रंप को तिल मिला के रख दिया। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। इंडिया फिर खेल गया है। हाँ, खेल गया। इंडिया फिर खेल गया। इंडिया ने देखें, भारत का रूस से हथियार खरीदना अमेरिका को परेशान करने का एक तरीका है। और पहली बार में ही रूस ने पटका कर रख दिए ये F-16 लड़ाकू विमान। और बता दूं, ये सेम वही F-16 था जो कॉन्फ़िगरेशन के साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 दिया है। भारत की जानिब से हथियारों में इजाफे के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया के नए कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल मेटेड वॉरहेड्स के साथ साथ जोरी वॉरहेड्स ले जाने के भी काबिल हैं। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि कैनिस्ट्राइज्ड मिसाइल ऐसा मिसाइल है जो कि डायरेक्टली एक सील कंटेनर में स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने के साथ साथ जोरी मवाद भी लॉन्च कर सकता है। जरूर खड़ी हो जाती है। और इस वक्त जब चाइना और भारत के दरमियान कशीदगी चल रही है और इस लड़ाई में भारत को पता है कि वक्त पड़ने पर पाकिस्तान तो लाजमी चाइना का साथ देगा, तो इसने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात मजीद मजबूत करने शुरू कर दिए। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जी हां, भारत ने मई 2025 में रूसी थर्मल कोयले का आयात 2 साल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा दिया, वो भी पूरे 1.3 मिलियन टन। और ये बस शुरुआत है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को जोरी हथियारों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान पर बढ़तरी हासिल है। ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। इंडियन आर्मी का काम क्या है? सिर्फ बॉर्डर्स पर। ऑफ कोर्स वो अपने बॉर्डर के अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए काम करते हैं आर्मी, वो ना कि अपने सियासतदानों का गला घोंच। हम पड़ोस की बात करते हैं, सेमी कंडक्टर की बात करते हैं, यूएई के साथ ट्रेड की बात करते हैं, आप पस्तियों की बात करते हैं, आप बांग्लादेश के नक्शे पेश करते हैं। मुर्शिद ने कल कहा है बलोचिस्तान तो आपके हाथ से निकल चुका है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो। नमस्कार दोस्तों, अब एक समय था जब भारत सब चीज़ें मेंटेन करके चल रहा था, जैसे यूएस के साथ रिलेशन हो गए, उसके बाद चाइना के साथ ऊपर नीचे चलता रहता था, लेकिन रशिया की बात है तो उसके साथ भी हमने अलग तरीके से मेंटेन किया, तो ये चीज़ें चलती रहती थी, सब बैलेंस था। लेकिन ये चीज़ जो है ना वो यूएस को पसंद नहीं आ रही थी और उसको ऐसा लग रहा था कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप हमारे दुश्मन हैं। लेकिन कई सालों तक वो बोला नहीं, क्योंकि इंडिया जो था उसका एक अलग से राइवलरी चल रही थी चाइना के साथ, तो उसको ऐसा लग रहा था कि भाई इंडिया का यूज़ करके हम चाइना को सुलझा सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों जो किया है ना, उससे ये साफ साफ पता चलता है कि भाई यूएस ने इंडिया को रशिया की तरफ पूरी की पूरी तरीके से धकेल दिया है। और अगर मान लीजिए ये ट्रायो सही में हो जाता है, ट्रायो मतलब कि इंडिया, रशिया और चाइना, तो आप मान लीजिए कि रातों रात जो है ना वो पावर का शिफ्ट हो जाएगा एशिया की तरफ यूएस से। और ये बहुत ही अजीब बात हो जाएगी अमेरिका के लिए कि भाई, क्योंकि देखिए जो तीनों कंट्री अगर मिल जाते हैं ना तो इकोनॉमी की साइज़ बहुत बड़ी हो जाती है। और अभी भी हम छिप के या फिर कहे कि पीछे रह कर वो चीज़ें किया करते थे कि भाई हमें यूएस का डॉलर का अल्टरनेट चाहिए, डॉलर का अल्टरनेट चाहिए, लेकिन फिर उसके बाद खुल के गेम खेला जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। सब लोगों को ये एक उत्सुकता थी जानने की कि आखिरकार राजनाथ सिंह जी ने रूस के, रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की। अब वो बात जो है वो पूरी तरह से सामने आ गई है और उसको सुन के निश्चित रूप से हर भारतीय जो है वो बहुत ही प्रफुल्लित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो बात हुई है उसमें लगभग ये एग्रीमेंट हो गया है कि भाई देखिए S-400 की 2 रेजिमेंट्स आनी है। 5 के लिए सौदा हुआ था, $5 बिलियन से ऊपर का सौदा था, उनमें से 3 आ गई हैं, 2 आनी बाकी हैं, उसके लिए शेड्यूल आ गया है। उसके साथ भारत ने 2 S-400 की मांग और की है जी, 2 यानी कि 5 और 2 7, 5 और 2 7 हो जाएंगी S-400। साथ में ये भी बताया गया कि साहब कि रशिया ने
ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो और पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400, S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। और 150, 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM। भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे? तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और तय हो गई है कि साहब ये तो अपग्रेड वाला तो कार्यक्रम पहले से ही चालू ही है, और चालू है, आगे चालू रहेगा। और उसको सुपर सुखोई का जब वो सब सारा का सारा हो जाएगा, 270 हमारे पास सुखोई है, 270 में से मान लीजिए कि 70-80 सुपर सुखोई हो जाएंगे तो, और वो लैस रहेंगे ब्रह्मोस से, यानी कि अभी तो ब्रह्मोस 1.0 जो भारी वाली थी 400 किलोमीटर वाली, उसका उपयोग किया गया था। अब 800 किलोमीटर वाली जो है उसका उपयोग इस सुपर सुखोई में होगा। बाकी जो NG वाली है यानी कि ब्रह्मोस NG जो कि सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट्स पे जिनका उपयोग किया जाएगा, वो 300 किलोमीटर वाली है, वो अब फिट की जा रही है। आपको पता है तेजस पे भी फिट हो रही है वो। तेजस के अलावा जो दूसरे मिराज और जैगवार जो है हमारे, उनके ऊपर भी वो फिट की जा रही है। सुखोई 57 में ऐसी क्या खास बात है? भारत ने F-35A को अंगूठा दिखा दिया है। हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैं मीडिया के इसके सामने नहीं आगे, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूँ, इंडिया हमारा भाई है। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। वाह, हिंदुस्तान में मूड क्या दिखाई दे रहा है पाकिस्तान की तरफ? नरेंद्र मोदी की तोसी पसंदाना सोच, भारतीय फौज की बैनुल अक़वामी कवानीन के बरखिलाफ म्यांमार में धरअंदाजी। उल्फा का कहना है कि भारतीय हमले में उसके 3 कमांडर और 20 से जायद अरकान हलाक हुए हैं। पूरे साउथ एशिया को 3 गनमैन killing 10-15 people can bring to war. So this is a new abnormal. हकीकत यह है कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में इतना खौफजदा हो गया था, और जिस तरीके से यहाँ पे एक माहौल बना हुआ था, और जैसे लगता था कि ये मुल्क जो है बिल्कुल कोई भी आप कर लेते तो जो सिचुएशन जो अगर ऐसी है और
India is in a, I think, very disturbed state of mind. तौर पे अवाम के दिल दहल रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, बैरूनी और अंदरूनी कर्जों का कम न होने वाला पहाड़ अपनी जगह, आलमी इदारों का मुल्की मईशत पर खदशात का इजहार भी अपनी जगह, दोस्त ममालिक का कर्ज देने से इनकार भी अपनी जगह। What are they talking about Myanmar, what they have done? उसमें भी कंफ्यूजन है। डिफेंस उनकी कह रही है नहीं हमने किया, कुछ लोग कह रहे हैं हमने किया है। देयर इज भारत ने अपनी रेड लाइंस को ज्यादा आगे बढ़ाया है। मतलब जो पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर हमें दो बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक तो क्या 5 अगस्त 2019 उनकी एक नई रेड लाइन उन्होंने खींच दी है। भारतीय फौज ने ULFA के मुबैना कैंप्स पर 150 इसराइली साख्ता ड्रोन से हमले किए। भारतीय मीडिया के मुताबिक हमलों में ULFA का अहम कमांडर नैन आसुम समेत मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए हैं। And with Lakshadweep, India has what I call as a pressure cooker valve. You know, if Maldives starts getting hot, this one starts becoming active. These people can take a dangerous decision. तो वो जो decision है वो let's say they have to use their military again under whatever pretext. तो वो पहले जहाँ पे assuming जहाँ पे let's say खत्म हुआ था on the 10th of May, ये वहां से शुरू होगा, which means they will start at a much bigger scale. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है म्यांमार और इंडिया के बारे में कि हम सबको पता है कि म्यांमार का बॉर्डर जो है वो नॉर्थ ईस्ट से पड़ता है और यहाँ पर कई सारे उग्रवादी जो है वो छुप जाते थे। लेकिन पिछले दिनों एक स्ट्राइक की गई और स्ट्राइक में बहुत सारे उग्रवादियों को मारा गया या फिर नक्सलियों को मारा गया और उसके बाद हुआ ये कि उनका कोई लीडर था, बड़ा लीडर, वो भी यहाँ पर ठोका गया। अब सिचुएशन ये हो रही है यहाँ पर कि इस चीज़ को पाकिस्तानी मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है कि देखिए इंडिया ने तो उस चीज़ को मानने से मना कर दिया था कि भाई हाँ हमने ऐसा कुछ किया है, लेकिन सिचुएशन ये हो गई कि इसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में इसको डिस्कस किया जा रहा है कि भाई एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर करने के बाद दूसरी तरफ भारत है या फिर मोदी जो है वो म्यांमार में भी हमले कर रहा है। तो इससे पाकिस्तानी मीडिया ये फैच कर रहा है कि भाई हमें भी आने वाले दिनों में तैयार रहना चाहिए, कभी भी जैसा सरप्राइज अटैक हुआ था हमारे पर, हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए दूसरी बार कि कभी भी इंडिया हमला कर दे, जो भी हो। लेकिन सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान बहुत सदमे में है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के ज़रिए हमें मदद करना ना भूलें। जनरल आमिर रियाज कह रहे थे कि इंडिया अब कुछ करेगा। जी जनरल साहब। अच्छा, इसमें यह है कि जी एक तो 2-3 एफर्ट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी। पहला तो यह है कि उन्होंने अपनी जो इनडायरेक्ट एफर्ट है जिसको वो बलूचिस्तान में अपनी प्रॉक्सीज को और TTP के थ्रू KP में अपनी प्रॉक्सीज को दे हैव लॉन्च्ड अ फुल फ्लेज्ड ऑफेंसिव। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में किसी को भी इस पे शक होना चाहिए कि किस लेवल की इन्वॉल्वमेंट है इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन स्टेट की इन दिस। सो दैट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो दिस इज इन माय ओपिनियन दिस वाज गोइंग ऑन, बट इसका टेम्परेचर इस लेवल पे लेके जाना, आप देखिए जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहले भी वो कर रहे थे लेकिन उसके बाद से बहुत इसमें ज़्यादा इंटेंसिटी आई। ये तो वो करेंगे, दिस इज़ वन थिंग दैट दे विल डू एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा, वो डिप्लोमेटिकली दे विल ट्राई टू रिवाइव देयर नैरेटिव ऑफ टेररिज्म, बिकॉज इस पर वो थ्राइव करते रहे हैं कि जी कश्मीर में और इंडिया में बाकी जगहों पे टेररिज्म है, लेकिन अब वो शायद बाकी दुनिया में बिक नहीं रहा। उसकी वजह ये कि इंडिया के अंदर ख़ुद उनकी जो स्टेट है वो इतनी रिप्रेसिव है और उस तरह की कंडीशंस क्रिएट कर दी हैं उन्होंने जिसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। एंड दे डू नॉट हैव, वो इंडिया शायद ये चाहता है, वो शायद उस डिल्यूजन में है कि हम किसी को प्रूफ भी ना दें, किसी को कुछ बताएं, पीपल शुड जस्ट बिलीव अस। दैट्स नॉट हैपनिंग। सो दे विल मेक एन एफर्ट टू रिवाइव दैट नैरेटिव थ्रू देयर फ्रेंड्स वेयरएवर दे कैन फाइंड देम। जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जी वो डायरेक्ट मिलिट्री मनूवर पे आएंगे या नहीं आएंगे, लेट्स से, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स डू कमिट मिस्टेक्स। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि बिटवीन टू न्यूक्लियर countries there has to be, with this kind of proximity, there has to be a reasonably mature relationship, even if not friendly but a mature relationship. दिल्ली में ऐसी कोई मेच्योरिटी मुझे नजर नहीं आती क्योंकि वो पॉलिटिकली इस वक्त डेस्परेट है और उस डेस्परेशन में यू कैन इमेजिन these people can take a dangerous decision. तो वो जो decision है वो let's say they have to use their military again under whatever pretext,
तो वो पहले जहां पे अज्यूमिंग जहां पे लेट्स से खत्म हुआ था ऑन द 10th of May, ये वहां से शुरू होगा, विच मीन्स दे विल स्टार्ट एट अ मच बिगर स्केल एंड दे विल स्टार्ट बाय टारगेटिंग द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस फर्स्ट अप, ताकि पाकिस्तान का रिस्पांस जो है उसको थोड़ा सा वीकन किया जा सके। मैं पाकिस्तान के रिस्पांस पे बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान हैज एब्सोल्युटली मैच्योर रिस्पांसेस ऑन दिस एंड दैट विल बी मच बिगर देन what India has seen till now. In the past. देखिए ना, in the past तो पाकिस्तान ने बड़ी क्लियरली कहा था कि we will attack the places where the planes take off from, and we did exactly that. जी. तो मैं अब बताना नहीं चाहता बिकॉज थोड़ा सा वो the response will be much bigger than that. वो इस तरह का होगा कि it will become untenable for Indian state to handle. It will still be a conventional response, but it will be a much bigger response for Indian state to manage within India. And a lot of people outside will not be able to help India at all. पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि जो ज्यादा मुझे जिस पे हमें सोचना है, आप लोगों को भी, हमें भी, सबको इस पे सोचना है, पाकिस्तानियों को सोचना है इस पे, जो मुझे लगता है जो इंडिया करने जा रहा है अगले 2-3 महीने में, वो ये है कि मुझे उसकी कुछ वाइब्स भी आ रही हैं। कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत जो है वो स्टेटहुड की बात कर रही है, जो कि उनके मैनिफेस्टो में उस तरह से नहीं था। और जिस स्टेटहुड की वो बात कर रही है वो स्टेटहुड है लाइक अ नॉर्मल इंडियन स्टेट, जिस तरह महाराष्ट्र है, जिस तरह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, इस तरह का स्टेटहुड, विच मीन्स वो आर्टिकल 370 और उससे आगे चलते हुए दे वांट टू अब्सॉर्ब कश्मीर from their perspective, from in their constitutional framework, into Indian Union. And that is one situation that we'll be confronted with very soon. And we have to be really ready at the political, diplomatic, military level, at military level also to deal with that situation. I hope we won't take it lying down. The present situation is, Operation Sindoor is in a pause from Indian perspective. Water stays, Indus Water Treaty stays suspended or in abeyance. They're quite confused about it, but that's where it is. And the rhetoric hasn't finished. And lies upon lies to accumulate some kind of political face saving. The next major thing that I am looking at is they are going to tamper with the status of Kashmir, which for everybody will remain a disputed state, disputed area, dispute between India and Pakistan pending to be settled. But intention उनकी ये है कि दुनिया को वो अपनी तरफ से एक fait accompli present करने